तो उसी सिलसिले में मधुलिका लिडल की ये जो किताब है द इंग्लिशमैन्स कैमियो, ये मैंने पिछले हफ्ते पढ़ी। 3-4 दिन लगाए मैंने, मतलब मेरे पास टाइम कम होता है तो मुझे इतना टाइम लग गया। अदरवाइज़ हल्की-फुल्की किताब है, 250 पेजेज़ की है मुश्किल से, 250 की भी नहीं है। तो इसको पढ़ने वाले तो 1 दिन में भी पढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सो एंड सो। तो ये किताब मैंने उठाई इसीलिए, चूँकि एक तो मुझे शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली की हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, पोएट्री और ये सब चीज़ें इंटरसेक्ट होती हैं शाहजहानाबाद में आके। और जो जानते हैं वो जानते हैं कि शाहजहानाबाद एक कल्ट है अपने आप में, ठीक है। तो एक तो वो एलिमेंट था इस किताब में, और नंबर 2, डिटेक्टिव फ़िक्शन तो ख़ैर लिखा गया है इंडिया में भी, पर हिस्टोरिकल फ़िक्शन नंबर 1 अव्वल तो किसी ने लिखा नहीं होगा। लिखा होगा तो फिर वो शाहजहानाबाद जैसी जगह में जाके एक और उसमें मिस्ट्री की और हिस्ट्री की लेयर ऐड हो जाती है। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट ही बहुत इंट्रिगिंग लगा, तो मैंने ये किताब उठाई। और और सच में मतलब अब खराबा हुआ जहानाबाद, वरना हर कदम पे यहाँ घर था। तो शाहजहानाबाद दिल्ली आज जैसा भी है, पुरानी दिल्ली, पर एक ज़माना था जो सच में ये कॉस्मोपॉलिटन जगह थी। लोग वो है ना, अ, रहते थे मुंतखिब ही जहाँ रोज़गार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखिब ही जहाँ रोज़गार के। तो एक शहर था, एक ये ऐसी जगह थी जहाँ दूर दूर से लोग काम धंधा ढूंढने आते थे। कदर थी यहाँ पे लैंग्वेज की भी, पोइट्री की भी, आपकी बारीकियों, जो सोफिस्टिकेटेड आर्ट्स होती हैं, चाहे वो ज्वेलरी की हों, चाहे कपड़े की हों, वगैरह वगैरह। तो उस जगह में जहाँ पे आज तो हम एक मोनोलिथिक तरीके से देखते हैं कि भाई चलो एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है वगैरह वगैरह, बट उसमें भी फिर वो तुरानी फैक्शन अलग होता था, ईरानी अलग होता था, हिंदुस्तानी अलग होता था, और भी थे। उस्मानी अलग था। अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है। तो तो इस तरह से एक बहुत ही फ्रिक्शन भी था, और इसी फ्रिक्शन को कहीं न कहीं मधुलिका लिडल ने अपना बेस भी बनाया होगा, चूँकि जहाँ पे फ्रिक्शनल सेटिंग्स होती हैं, वहाँ पे अच्छा फ़िक्शन लिखा जाता है, फ्रिक्शन गिव्स वे टू फ़िक्शन। इवन जो शेरलॉक का भी ज़माना था लंदन का, उसके बारे में भी ऐसी बातें कही गई हैं वगैरह, वगैरह। तो शाहजहानाबाद उस वक़्त था, एक अपनी बुलंदी पर था। नया-नया आगरा से कैपिटल शाहजहां ने अपनी शिफ्ट करी थी वहाँ पे। और ये भी मुझे मधुलिका लिडल का थोड़ा एक ब्रेव पार्ट लगा कि उन्होंने शाहजहां का दौर सिलेक्ट किया है ये किताब लिखने के लिए। अदरवाइज़ ज़्यादातर हम फ़िक्शन या नॉन फ़िक्शन जो भी पुरानी दिल्ली पे देखते हैं, वो बहादुर शाह ज़फ़र के दौर का है ज़्यादातर, और उनके बाद का 1857 के बाद के पुरानी दिल्ली का। पर ये प्रॉपर शाहजहां के दौर का है। तो एक तो मुझे ये चीज़ इसमें कह सकते हैं कि एक अच्छा पॉइंट लगा कि राइटर ने एक फ्रेशनेस दिखाई है इस चीज़ में। तो इस किताब में सबसे पहले नोवेल है किस बारे में ये? तो इसमें बेसिकली एक कैरेक्टर हैं मुज़फ़्फ़र जंग, जो कि एक एरिस्टोक्रेट हैं, यंग हैं, और उनके एक दोस्त हैं फैज़ल नाम के, जो कि एक्यूज़्ड हैं एक मर्डर में। एक रिच नोबलमैन का, जिनका नाम मुराद बेग है। तो उसमें वो एक्यूज़्ड हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। बट मुज़फ़्फ़र जंग इज़ नॉट सैटिस्फाइड। उसको लूप होल्स लग रहे हैं चीज़ में, तो वो इन्वेस्टिगेट करता है पूरी चीज़ को। और एक शेरलॉक की तरह ही, जैसे एक स्कॉटलैंड यार्ड होता है और फिर ये शेरलॉक एक अलग तरह से डिसल्ट्री मैनर में अपना काम करता है। तो वो भी कहीं न कहीं स्कॉटलैंड यार्ड के इक्विवेलेंट एक कोतवाली को रखा गया है, जो कि ऑफ़िशियल थाना है उस जगह का, जो कि ऑफ़िशियल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। और ये फिर एक आपका मुज़फ़्फ़र जंग एक फ्रीलांसर है इस चीज़ में। तो अल्टीमेटली ये इन्वेस्टिगेट करता है और फिर आखिरकार फैज़ल छूट भी जाता है, चूँकि जो रियल कल्प्रिट है वो कोई और निकलता है। तो इस किताब में मुझे अच्छा क्या लगा? अच्छा मुझे ये लगा, एक तो जो कहानी है वो काफ़ी तेज़ चलती है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता एक चीज़
पे बोर होने का, कहानी काफ़ी तेज़ चलती है। एक्सेप्ट फॉर द वो जो टेरी ब्रदर्स थे, वो मतलब बाद में जो आएँगे, उनको छोड़ के बाकी कोई हिस्सा मुझे स्लो नहीं लगा, वो हिस्सा मुझे थोड़ा स्लो लगा। और उसके अलावा जो फ़ोकस ऑफ सस्पिशन बोल लीजिए आप, बिकॉज़ जब जब हम डिटेक्टिव कोई फ़िक्शन पढ़ते हैं, तो एक रीडर की भी टेंडेंसी होती है लोगों को फ्रेम करने की, अच्छा मे बी ये निकलेगा बाद में, या ये निकलेगा या निकलेगी। तो इसमें भी ऐसा कई जगह होता है कि ऐसा लगता है बहुत स्ट्रॉन्गली कि ओके, ओके, ओके पक्का ये निकलेगा या कुछ, पर ज़्यादातर वो गलत होती हैं मंशाएँ हमारी, कुछ और ही निकलता है आखिरकार। और एक आध जगह ठीक है, आदमी मतलब गेस करने के लिए स्कोप काफ़ी छोड़ते हैं ये। कम से कम 6-7 ऐसे कैरेक्टर तैयार हो जाते हैं जिनके ऊपर आप डाउट कर सकते हो रिलायबली, ठीक है? तो इसकी वजह से एक इंटरेस्ट बना रहता है। और जो इन्वेस्टिगेशन भी थी मुज़फ़्फ़र जंग की, बिल्कुल 360 डिग्री थी, उसने सबकी हेल्प ली है। हकीम की भी हेल्प ली है, इतरवाले की भी हेल्प ली है, जोहरी की भी हेल्प ली है, ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड्स की भी हेल्प ली है, इंग्लिश पढ़ने वाले की भी हेल्प ली है, फ़ारसी पढ़ने वाले की भी हेल्प ली है। तो ये दिखाता है कि खुद जो ऑथर हैं, उनका पर्सपेक्टिव कितना 360 डिग्री है चीज़ों को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने उस टाइम का ब्यूरोक्रेटिक जो मशीनरी है पूरी, उस पे भी रोशनी डाली, जागीरदारी, मनसिबदारी सिस्टम पे रोशनी डाली। उस वक़्त जो मुग़ल एम्पायर तो अपनी हाइट पे था, पर उसके जड़ों में, उसकी फाउंडेशन पे किस तरह का एक रोट सेट इन हो चुका था, उस पे भी बार-बार इन्होंने ध्यान दिलाया है रीडर का। और किस तरह शाहजहां अपने आखिरी टाइम में थे और किस तरह औरंगज़ेब क्या कर रहे थे, एक लार्जर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड इन्होंने प्रेज़ेंट किया है, जो कि रीडर के लिए यू मे नॉट एप्रिशिएट इट इमीडिएटली, पर लॉन्ग टर्म में जो आपका एक पर्सपेक्टिव सेट होता है ना चीज़ों का, ऐसी-ऐसी चीज़ें पढ़ के, वो बहुत वैल्यूएबल होता है। इवन नॉट इवन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, बट आल्सो सोशल। कैसे उस वक़्त में सोशल ताना-बाना चेंज हो रहा था। जैसे एक उसका एक सिंबल ये था कि कहवा खाने जो थे पुरानी दिल्ली के, उनमें एक नई बीवरेज बिक रही थी आजकल, जिसका नाम था कॉफ़ी। तो कम से कम 3-4 जगह ये आया है बार-बार कि ये नई चीज़ क्या होती है। तो ये दिखाया जा रहा है किस तरह से नए-नए सिंबल आ रहे थे, एंड सो ऑन। तो ये सोशल चेंजेस भी उस टाइम, मतलब ये बुक उस टाइम की सोसाइटी को भी एक 360 डिग्री दिखाती है, नॉट ओनली जस्ट द क्राइम। तो दिस थिंग, इसी तरह इंग्लिशमैन जिस तरह से इंडिया में आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम तक इंग्लिश रूल नहीं आया था इंडिया में, तो इंग्लिशमैन ट्रेडर्स ट्रेडर्स या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स की तरह ही इंडिया में आते थे। तो उस टाइम ये हमारे जो नवाब थे या लोकल राजा थे, उनके अंडर भी काम करते थे, उनके नीचे भी काम करते थे, बाद तक भी करते रहे। और जैसे एक सीन में दिखाया गया है कि किस तरह पटना में बहुत अंग्रेज़ होते थे उस टाइम में, और एंड सो ऑन। तो इंग्लिशमैन का भी स्लो ट्रांज़िशन एंड फ्यूज़न इनटू इंडियन सोसाइटी भी दिखाया गया है, और ये भी दिखाया गया है कि जब तक उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश नहीं किया था, वो यहाँ का ही लिबास पहनते थे, यहाँ की ही लैंग्वेज सीखते थे, और कहीं न कहीं यहाँ की ही एक कल्चरल सुप्रीमेसी उनके ऊपर भी उस टाइम तक होती थी। वो सब बदल गया फिर धीरे-धीरे, है ना? वो विलियम बेंटिक ने तो फिर बाद में फ़ारसी को भी ऑफ़िशियल लैंग्वेज नहीं छोड़ा, एंड सो ऑन। तो ये मुझे इस किताब में अच्छी चीज़ें लगीं कि मुझे शाहजहानाबाद को और अच्छे से जानने का का मौका मिला। शाहजहानाबाद के जो लैंडमार्क हैं, उनका ज़िक्र हुआ बार-बार, जैसे केला घाट है। केला घाट पे भई हिंदू अपने मुर्दों को जलाते थे। केला घाट का ज़िक्र इस तरह से मिला है। इसी तरह एक जगह हाथियों की लड़ाई दिखाई जा रही है। अगेन वो इशारा है कि किस तरह से एक्स्ट्रावेजेंस थी, किस तरह से पैसे पैसे की फ़िज़ूल खर्ची थी, और ओपुलेंस भी थी कहीं न कहीं, वो सब था। तो और दिल्ली के बारे में फ़तेहपुरी मस्जिद का ज़िक्र है जगह-जगह, चांदनी चौक का ज़िक्र है, चांदनी चौक के मोहल्लों का ज़िक्र है कई जगह। तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है शाहजहानाबाद का, ठीक है? अच्छा, जो चीज़ें मुझे इस किताब में लैकिंग बोल लीजिए, या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो क्या ख़ैर वो तो किताब है, लिख दी गई है। पर जो बेटर हो सकता था, एक तो मुझे मोटिव नहीं क्लियर लगा मुज़फ़्फ़र जंग का, कि उसने इतनी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन ली, उसने उसकी जान पे भी अटैक हुए। वो मरते-मरते बचा, 2 कम से कम 3 बार। और
पर इट इज़ नॉट क्लियर कि उसने क्यों इतना रिस्क लिया और कहाँ से उसके अंदर इतनी मोटिवेशन आ गई। ठीक है, वो कहानी के शुरू में ही दिखा दिया गया है एक बार कि भई फैज़ल नाम का उसका दोस्त था, लेकिन वो कहीं न कहीं ये दोस्ती की भी मज़बूती बहुत ज़्यादा किसी सीन में ऐसा दिखाया नहीं गया कि दोस्ती कितनी स्ट्रॉन्ग थी। बस एक दोस्त था। अब दोस्त तो भई बहुत हो सकते हैं, उससे क्या होता है? या तो ये साबित किया जाता कि इतना तगड़ा दोस्त था मतलब कि उसके बिना ये जी नहीं सकता था या कुछ तो ऐसा। और या फिर कुछ ऐसा दिखाया जाता कि ये मुज़फ़्फ़र जंग में कोई ऐसे ऑलरेडी डिस्पोज़िशन इस तरह की थी उसकी या उसका कोई मोटिवेशन इस तरह का था कि उसने ये काम किया। ना उसका कोई मोनोलॉग है इस तरह का जिसमें वो खुद से बातें कर रहा हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, इस इतनी लंबी चौड़ी जर्नी जो है इसमें वो ट्रैवल भी करता है, लुक छिप के भी 10 जगह जाता है और समझ लो कि जितने दिन की भी इसकी इन्वेस्टिगेशन है ये, हो सकता है 1 महीने की हो, वो 24 घंटे यही काम करता रहता है, मतलब इन्वेस्टिगेट ही करता रहता है। तो वो क्यों कर रहा है इतना? इतना पेन क्यों ले रहा है? इसके पीछे की जो साइकोलॉजी उसकी है, इसको शोकेस करने का कोई पेन नहीं लिया ऑथर ने और कहीं न कहीं फिर ये रीडर कन्विंस नहीं होता इस बात से। बिकॉज़ अगर मैं कुछ दोस्त मेरे बहुत हैं, मुझे कुछ इतना बड़ा करना पड़ जाए, तो एक आध ही ऐसा दोस्त होगा जिसके लिए मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, या तो। और या फिर मेरे अंदर कुछ जैसे शेरलॉक है, शेरलॉक की वो कहानी है, यू नो ए स्कैंडल इन बोहेमिया पहली कहानी है, वहीं पे वो दिखा देते हैं सर आर्थर कोनन डॉयल, जहाँ पे शेरलॉक एक सीन में वॉटसन को कहते हैं कि मैं शांत नहीं रह सकता, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ करने को चाहिए। और तो फिर वो एक स्टेज सेट हो जाती है कि उसको वो कहता है कि गिव मी एब्स्ट्रूज थिंग्स, गिव मी प्रॉब्लम्स, यू नो मैं गिव मी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, वो ये कहता है। तो मुज़फ़्फ़र जंग की कोई ऐसी भी रिक्वायरमेंट नहीं दिखी। तो वी डू नॉट रियली नो कि व्हाई ही वाज़ डूइंग ऑल दिस। इसके अलावा स्टोरी में सस्पेंस तो बना हुआ था 80% स्टोरी तक, लेकिन ऐसा मुझे महसूस हुआ कि राइटर ने फिर सोचा कि यार इसको वाइंड अप करना है फटाफट, तो उसको फिर उन्होंने वाइंड अप किया। तो वाइंड अप करने में कई सारे कोइंसिडेंसेस आ जाते हैं आखिरी के 20-25-30% कहानी में। एक पर्सन होता है, उसके पास ये वो मतलब यूरोपियन होता है, इसके पास वो कुछ एक आइटम लेके जाते हैं दिखाने के लिए, उसमें कुछ इंग्लिश में लिखा होता है, पढ़ना होता है। तो वहाँ पे वो कहता है कि भाई मैंने तो इस फ़ोटो के आदमी को देखा हुआ है, कोइंसिडेंस है। इसी तरह अकरम है एक कैरेक्टर, अकरम की हवेली में जाता है मुज़फ़्फ़र जंग एक पार्टी में, वहाँ पे एक और यूरोपियन होता है, वो कुछ ऐसी बात कर देता है कि एक और कोइंसिडेंस बन जाता है। और सबसे बड़ा कोइंसिडेंस तो जब बनता है जब इसको मुज़फ़्फ़र जंग को बाद में जेल में डाला जाता है और जेल में इसको एक और इनमेट ऐसा मिलता है, मतलब जो कि मैजिकली एक कोइंसिडेंस है, वो ऐसे नहीं हो सकता इतनी आसानी से। तो आखिरी में ऐसा लगा कि जल्दी से इन्होंने कहानी को बंद कर दिया है कई सारे कोइंसिडेंसेस लाके स्टोरी में, जबकि आखिरकार हुआ अनएक्सपेक्टेड ही। मतलब ऐसा नहीं था कि इन्होंने एक्सपेक्टेड बना के उसको छोड़ दिया, नहीं। स्टोरी में लास्ट तक सस्पेंस भी बना रहा और इनफैक्ट हाइटन भी हो गया था इन द वेरी लास्ट, तो सस्पेंस जाके। बट वो सस्पेंस बहुत जल्दी आ जाता है, कई सारे कोइंसिडेंस आके और जल्दी से वो फिनिश हो जाता है फिर। आई डू नॉट से इट इज़ बैड, मतलब ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, होता है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। रियल लाइफ में तो खैर बहुत कुछ होता है और वो तो फ़िक्शन की भी मोहताज नहीं है, यू नो। एक कोट भी है बड़ी फ़ेमस कि रियल लाइफ में तो रियल लाइफ डज़ नॉट हैव टू साउंड बिलीवेबल, यू नो। यहाँ पे तो कुछ भी अब्सर्ड हो सकता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ऊपर ये पेड़ गिर सकता है, बट फ़िक्शन में थोड़ा-सा बिलीवेबल होना पड़ता है। ये कोइंसिडेंस इतने सारे आते हैं अचानक से कि कहीं न कहीं विश्वास सा उठ जाता है कि यार मतलब कैसे क्या हो रहा है? ओके, सो दिस इज़ इट। तो मैंने प्रोस भी बता दिए, कॉन्स भी बता दिए। 10 में से मुझे कोई नंबर देने को बोलेगा तो मैं 7 दूँगा और ये भी कहूँगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि मुज़फ़्फ़र जंग सीरीज़ के और भी इन्होंने लिखी हैं चीज़ें इसके बाद भी। ये तो पहली थी, इनका पहला नॉवेल था ये मुज़फ़्फ़र जंग सीरीज़ का, 2009 में जो लिखा गया था। इसके बाद भी इन्होंने कई चीज़ें लिखी हैं, मैं पक्का उनको पढ़ना चाहूँगा। और लेट मी सी, हो सकता है मुज़फ़्फ़र जंग की मोटिवेशन क्लियर हो जाए आने वाली कहानियों में या नॉवेल्स में। पर ये एक मतलब सजेशन ये रहेगा कि आप भी इसको पढ़िए। शाहजहानाबाद को आपको जानने का मौका मिलेगा, मुग़ल हिस्ट्री को जानने का मौका मिलेगा, कॉस्मोपॉलिटनिज़्म जो अटैच्ड था मुग़ल हिस्ट्री से, उसको जानने का मौका मिलेगा। और एक जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है मुग़ल एम्पायर का, जिसके ऊपर वो टिका हुआ था, यू नो,
इट इज़ टू सिंपलिस्टिक टू से कि ओके वो तो भाई टेरर से चल रहा था, या आजकल बड़ा ट्रेंड है ये सब बातें बोलने का, बट एक वो प्रॉपर एक मेटिकुलस डिज़ाइन था, एक जगह से पैसा आता था, दूसरी जगह जाता था एंड सो ऑन। एक ट्रेज़री थी, पैसे इकट्ठे करने का एक पूरा असला था, पूरा एक तंत्र था, है ना? ब्यूरोक्रेसी थी। तो एक उसके अंदर एक इनसाइट मिलती है इस किताब से। और और भी बातें हैं, ख़ैर आई डू नॉट वांट टू ड्रैग इट लॉन्ग, तो दिस इज़ इट। थैंक यू।